हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम क्विक। तो और आप लोग कैसे हैं दोस्तों? हम लोग इससे पहले पढ़े थे अनुसूची से संबंधित हम लोग चैप्टर पढ़े थे और उसमें जो भी विगत परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए थे उन सभी को हम लोगों ने हल किया था। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, उद्देशिका। तो उद्देशिका में पहले हम लोग इसमें जो नोट्स दिया है उसको हम लोग देखेंगे, समझेंगे और उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रारंभिक पीसीएस की परीक्षाओं में, सभी राज्य की और आईएएस में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे नोट्स है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। आप लोगों को मालूम होगा कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, 11 दिसंबर को दूसरी, और ये देखिए 13 दिसंबर को क्या हुआ, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 12 जनवरी आप लोग याद रखिएगा, ये डेट है, ये 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था। और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका बनाई गई। अब देखिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में क्या क्या जोड़ा गया। तो 42वें संविधान संशोधन ये 1976 में हुआ, याद रखिएगा आप लोग। 44वां जो है वो 1978 में हुआ था और ये 42वां 1976 में। और 42वें में क्या उद्देशिका में क्या जोड़ा गया? तो 3 ये विषय जोड़े गए। पहला है समाजवादी, दूसरा होगा पंथ निरपेक्ष और तीसरा होगा अखंडता। ये 3 जोड़े गए उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में। तो नेक्स्ट हम लोग पेज पे देखते हैं। ये उद्देशिका बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये उद्देशिका मतलब ये इसी को प्रस्तावना भी कहते हैं और ये प्रस्तावना सभी को कंठस्थ होनी चाहिए। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वहां पे था, ये देखिए समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता यहाँ पे लिखा गया है। ये शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। अब है पॉइंट नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका ने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, क्या है? भारतीय संविधान की उद्देशिका ने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया है। ये क्रम आप लोग याद रखिएगा। ये उद्देशिका या प्रस्तावना यहाँ से शुरू होता है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो एक क्रम है इसका और ये परीक्षा में क्रम भी पूछ दिया जाता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय, कौन कौन से न्याय, ये भी पूछता है कि कितने न्याय हैं। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय 3 है। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, ये सुनिश्चित कराती है 3 प्रकार के न्याय उद्देशिका संविधान के विधिक निर्वचन में भी सहायक है। सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के अनुसार उद्देशिका हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। ये कथन भी पूछ लेता है कि ये किसके अनुसार ये है, उद्देशिका हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है, ये किसने कहा था? तो ये अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा था। उनके अनुसार ये कथन है कि उद्देशिका हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। ये देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, के.एम. मुंशी जी का। तो के.एम. मुंशी के अनुसार क्या उन्होंने क्या कहा
उद्देशिका के संदर्भ में, तो उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। बस इतना याद रखिएगा कि जन्म कुंडली किसने कहा? के मुंशी ने। प्रस्तावना या उद्देशिका को संविधान का भाग केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 बाद में स्वीकार किया गया। ये प्रस्तावना या उद्देशिका को संविधान का भाग कब स्वीकार किया गया? तो केशवानंद एक वाद था, केशवानंद वाद है, भारती बनाम केरल राज्य का यह है 1973 में इसी वाद में स्वीकार किया गया प्रस्तावना को संविधान का भाग। इससे पूर्व बेरूवारी वाद 1960 में ये सन पूछ देता है कि बेरूवारी, ये मैचिंग के लिए कि केशवानंद किस सन में, 1960 में या 1973 में, 1967 में, 1921 में। तो याद रखिएगा केशवानंद 1973 में, बेरूवारी 1960 में। और बेरूवारी में क्या कहा गया कि इससे पूर्व बेरूवारी वाद में 1960 में उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना गया था। तो 73 से पहले 60 आएगा, तो उस समय 60 में उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना गया था। अब गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के प्रकरण में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा गया। गोलकनाथ में ये उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा गया। और एक और था वाद, देखिए, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994, ये वाद था। इसमें उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारणा पुनः, उद्देशिका जो है वो संविधान का भाग है। तो ये देखिए 1994, ये केशवानंद के बाद है ये। तो इसमें कहा गया उद्देशिका जो है संविधान का भाग है तथा पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है। अब देखिए, उद्देशिका की प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। उद्देशिका की जो प्रकृति है वो न्याय योग्य नहीं है। प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। देखिए, ये पूछता है कि स्वतंत्रता, पहले तो ये क्रम पूछेगा, तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, ये आप लोग याद रखिएगा। ये भी पूछ लेता है कि कितनी स्वतंत्रताएं हैं प्रस्तावना में। तो 1, 2, 3, 4, 5 स्वतंत्रताएं हैं। विचार, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की 5 है। इसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समता भी पूछ लेता है कि समता कितनी है, तो समता 2 है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। अब देखिए, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो ये याद रखिएगा। आगे है बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और माना है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय माना है। तो ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, ये बी.आर. अम्बेडकर इससे संबंधित है। अब के.एम. मुंशी क्या है, ये देखिए, के.एम. मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री, तो ये एक बार हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, जन्म कुंडली या जन्मपत्री, तो के.एम. मुंशी से संबंधित है ये शब्दावली। अब ये देखिए, सुभाष कश्यप ने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि संविधान शरीर है। संविधान को सुभाष कश्यप जी ने शरीर कहा, तो प्रस्तावना को उसकी आत्मा कहा। प्रस्तावना आधारशिला है, तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। तो याद रखिएगा सुभाष कश्यप जी का, क्योंकि ये कथन पूछ देता है। अब बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान को क्या कहा है, एक पवित्र दस्तावेज कहा है। समझ पा रहे होंगे आप लोग। तो उम्मीद है मुझे कि ये आप लोग, जो मैं आप लोगों को बताई हूँ थियरी में, वो आप लोगों को समझ में आया होगा। ध्यान में रखिएगा। और चलिए अब हम लोग इससे संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। आज हम लोग करेंगे 20 to 25 क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे, और कल जो उसमें का नेक्स्ट जो
रिमेनिंग क्वेश्चन रहेंगे उसको हम लोग कल सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक दिन ज़्यादा बर्डन आप लोगों को पड़ जाएगा तो उससे बोरियत भी महसूस होने लगेगी आप लोगों को। तो अब ये हम लोग करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। देखिए अब ये देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे। भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, ये बिल्कुल याद होना चाहिए आप लोगों को कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज, अब वो डेट आप लोगों को बताना है, को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, ये क्रम पूछता है। और ये आप लोगों को शब्द भी याद होना चाहिए कि पहले ये अंगीकृत है, अधिनियमित, आत्मार्पित करते हैं। तो कितने को ये किया गया अंगीकृत? तो ये किया गया देखिए 26 नवंबर 1949 को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अब कब ये क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि IAS प्री 1997 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये महत्वपूर्ण है और ये उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल आप लोगों को ये उद्देशिका लर्न होनी चाहिए, इसी से बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं उद्देशिका में। ये बस ये आप लोगों को प्रस्तावना याद रहनी चाहिए, इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसको एकदम याद कर लीजिए, आज बिल्कुल याद इसको कर लीजिएगा आप लोग, लापरवाही मत बरतिएगा, छूट जाएगा तो छूट ही जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं कि भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? तो ऑप्शन ए है लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऑप्शन बी है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऑप्शन सी है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, और डी है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो ये है देखिए, इसमें से सही हो जाएगा कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये 26/1/50 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया? तो ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग व्याख्या पढ़ लेते हैं कि 26/1/1950 को भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक वस्तु स्थिति भारतीय संविधान की तत्कालीन उद्देशिका के अनुसार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की थी। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द इसमें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 द्वारा जोड़ा गया था। तो याद रखिएगा आप लोग कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा ये जो 3 शब्दावलियां हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को इसमें उद्देशिका में या प्रस्तावना में स्थान दिया गया। तो वो है 42वां संविधान संशोधन 1976। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है कि 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 4 दिया गया है। ऑप्शन ए है कि लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऑप्शन बी है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब यहाँ पे है
सी ऑप्शन है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो उम्मीद है कि आप अभी तक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ये सही हो जाएगा कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। ये ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा, थर्ड का। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है फ्रेंड्स, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है। तो ऑप्शन इसमें ऐसे है कि देखिए कि भारत के संविधान के निर्माताओं का जो मत है निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है। पहला है ऑप्शन ए उद्देशिका, ऑप्शन बी मूल अधिकार, ऑप्शन सी राज्य की नीति के निदेशक तत्व और ऑप्शन डी है मूल कर्तव्य। तो भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है। तो ये उद्देशिका में उनका मत प्रतिबिंबित होता है। दोस्तों याद रखिएगा आप लोग इसको। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पे देखिए इस प्रश्न की व्याख्या है, इसको भी हम लोग कर लेते हैं कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मत उद्देशिका, द प्रियम्बल बोलते हैं प्रस्तावना को या उद्देशिका को, इसमें प्रतिबिंबित होता है। यह संविधान निर्माताओं की मन स्थिति को समझने की एक कुंजी है। यह संविधान निर्माताओं के सिद्धांतों एवं आदर्शों को प्रदर्शित करता है। संविधान की प्रस्तावना ने देश की नियति को आकार देने में प्रमुख भूमिका निभाई। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। इसे ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 क्वेश्चन नंबर है, क्या है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के, देखिए पहले मैं आप लोगों को जब पढ़ा रही थी इसकी थियरी तो मैं बोली कि न्याय कितने प्रकार के हैं, स्वतंत्रता कितना है, समानता कितना है, भ्रातृत्व कितना है, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे अच्छा फार्मूला यही है कि एक बार आप लोग उद्देशिका प्रस्तावना को आप लोग कंठस्थ कर लीजिए, फिर आप लोगों को इसमें कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो यहाँ पे प्रश्न 5 है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। तो अब इसी क्रम में बताना है आप लोगों को। तो अब देखिए न्याय कितना है, कितने न्याय हैं। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, तो 3 हो गए, 3 हो जाएगा पहले नंबर पे। अक्रम यही होना चाहिए जैसे इसमें पूछा है। अब स्वतंत्रता कौन कौन सी है, तो ये देखिए 5 स्वतंत्रता है। तो इसमें 5 स्वतंत्रता आप लोगों की है। फिर उसके बाद है समानता 2 है और भ्रातृत्व 1 है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है इसमें, और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, ये स्वतंत्रता हो गई। और बंधुता या भ्रातृत्व ये एक ही है। तो ये ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। और ये कब क्वेश्चन पूछा गया था, ये पूछा गया था यूपीपीसीएस प्री 2018 में। तो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। उद्देशिका को आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, अब उसी से सब पूछेगा दोस्तों, और आप लोगों को अगर याद नहीं रहेगा तो आप लोगों को बहुत दिक्कत आएगी और मन भी नहीं लगेगा सॉल्व करने में। इसलिए आप लोग पहले उद्देश्य का प्रस्तावना जो है उसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है। तो कौन सा क्रम सही है,
ये देखिए यहाँ पे गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम। तो सार्वभौम लास्ट में नहीं है, सार्वभौम पहले है। इसको आप लोग इसको एलिमिनेट कर दीजिए। सार्वभौम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, फिर पंथ निरपेक्ष, ये हो जाएगा सार्वभौम, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र। ये भी गलत हो जाएगा। सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये इसमें से सही हो जाएगा। ये भी गलत है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन डी देखते हैं। इसमें से दिया नहीं है, लेकिन वो जनवादी की जगह पे लोकतंत्रात्मक हो जाएगा। तो वही उसमें नहीं है, लेकिन सब मिला जुला के वो क्वेश्चन यही डी वाला, अगर ना कोई रहेगा तो डी वाला का क्रम जो है सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 7। अब 7 में क्या है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र, इनमें से कोई नहीं। तो प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, तो इनमें से कोई नहीं, ये 4 दिया है। इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा सी। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 ये नेक्स्ट पेज पे है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि ये देखिए यहाँ पे क्या है, निम्न शब्दों पर विचार करें, समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौम और धर्मनिरपेक्ष। तो देखिए यहाँ पे जैसे क्रम लगाना है कि पहले कौन सा इसमें आएगा, फिर दूसरे नंबर पे कौन, तीसरे नंबर पे कौन और चौथे नंबर। इसके लिए आप लोगों को उद्देशिका याद होनी चाहिए। नहीं याद रहेगी तो आप लोग कोई प्रश्न इससे रिलेटेड नहीं कर पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों, हम पहले है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो पहले इसको आप करिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, तो सी और ए, सी ए यही आ गया। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, तो डी के बाद बी, बी लास्ट में आएगा, तो ये हो जाएगा ये सही। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। तो जब तक आप लोगों को उद्देशिका नहीं याद रहेगी, आप लोगों को प्रश्न को हल करने में, इससे रिलेटेड जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको आप लोगों को हल करने में समस्या का सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया। तब समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया, ये ऑप्शन ए दिया गया है 42वां संविधान संशोधन, बी है 44वां संविधान संशोधन, सी है 46वां संविधान संशोधन और डी है 74वां संविधान संशोधन। और इसमें देखिए उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों ये 1976 में 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से के द्वारा ये समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या दिया गया है दोस्तों, और रिवाइज करते रहिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था।
तो कौन सा जोड़ा गया था? देखिए, संप्रभुता जोड़ा गया था, व्यक्ति की गरिमा, निजता, ये कुछ नहीं जोड़ा गया। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और एक और शब्द था अखंडता, लेकिन ये दोनों जोड़ा गया है। तो प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इन्हें जोड़ा गया है। तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन सी। और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़ा गया। कब जोड़ा, किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। वही प्रश्न है यहाँ पे, देखिए ये 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये प्रस्तावना में इन्हें जोड़ा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 12, निम्नांकित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? अब इसमें से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी है संविधान की प्रस्तावना, और ऑप्शन सी है नवीं अनुसूची, और डी है राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो क्या मौलिक अधिकार में धर्मनिरपेक्ष की बात कही गई है? मौलिक अधिकार आप लोग पढ़े हुए हैं, मौलिक अधिकार में धर्मनिरपेक्ष की बात कही गई है? नहीं कही गई है। और राज्य के नीति निदेशक तत्व में भी नहीं है ये धर्मनिरपेक्ष की बात। ये नवीं अनुसूची जो भूमि सुधार से संबंधित है, इसमें तो बिल्कुल नहीं कही गई है। ये संविधान की प्रस्तावना में अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं कि धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा भी गया है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ये पूछा है यूपीपीसीएस मेंस 2006 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? यह पूछ रहा है कि 1975 में कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं था, क्योंकि 1976 में संशोधन हुआ 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। तो 1975 में कौन सा नहीं था? तो ये बंधुत्व, संप्रभु, समानता और अखंडता। तो इसी अखंडता को ही जोड़ा गया 42 अमेंडमेंट के माध्यम से। 42 और किस सन में? 1976 में जोड़ा गया इसको प्रस्तावना में। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 में क्या है? वही है दोस्तों, सब घुमा फिरा के वही प्रस्तावना से पूछ रहा है। इसका मतलब आप लोग देख पा रहे होंगे कि प्रस्तावना आप लोगों को अगर नहीं याद है तो बड़ी दिक्कत आ रही होगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि बस प्रस्तावना तो अब याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलने वाला है। तो चलिए यहाँ पे है निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं? तो कौन से शब्द जोड़े गए हैं दोस्तों? ये देखिए, समाजवाद जोड़ा गया है। क्या ग्राम स्वराज जोड़ा गया है? ये नहीं जोड़ा गया है। पंथ निरपेक्षता जोड़ा गया है? हाँ जोड़ा गया है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जोड़ा गया है? नहीं, ये 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया है। सिर्फ ये समाजवाद और पंथ निरपेक्षता ही जोड़ा गया है। तो 1 और 3 किस में है? ये बी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, ये पूछा गया क्वेश्चन 15 जो है यूपीपीसीएस 2009 में। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए।
और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो आप लोगों को बताना है कि ये 4 दिए गए हैं, ये तथ्य दिए गए हैं 4 पॉइंट, इनमें से कौन सही है और ये कूट आप लोगों को बताना है कि कौन सा इसमें सही है। अब देखिए, पहला है पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना। जो ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव पंडित नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया तो वही अंततोगत्वा उद्देशिका बना। दूसरा है कि इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता और संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। तो यहाँ इसमें 4 दिए गए हैं ऑप्शन, मतलब 4 इसमें स्टेटमेंट है और आप लोगों को बताना है इसमें से कूट में से कि कौन सा इसमें सही हो जाएगा। तो देखिए, पंडित नेहरू द्वारा जो प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव था वही उद्देशिका बना, ये तो सही है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ये भी आप लोग को बता चुके हैं। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, तो इसका संशोधन किया जा सकता है। ये 42वां संविधान संशोधन ही तो करके इसमें 3 विषय जोड़े गए हैं। ये समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता संशोधन के माध्यम से ही तो लाया गया इसमें। तो ये आप लोगों का इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, तो ये गलत हो जाएगा, मतलब संशोधन किया जा सकता है। तो ये देखिए, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, तो ये सही है कि संविधान के जो विशिष्ट प्रावधान है उसको ये रद्द नहीं करेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 1, 2, 4, तो सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 4 बी, यानी कि बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर अब 16। क्वेश्चन नंबर 16 है फ्रेंड्स, ये है नेक्स्ट पेज पे कि संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है। तो संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप जो है, आप ये देखिए इसमें दिया गया है, ऑप्शन 4 दिए गए हैं और इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है देखते हैं कि संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है। तो यह है कि यह लागू किया जा सकता है, लागू नहीं किया जा सकता है, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है इसको यह लागू नहीं की जा सकती है, यह न्याय योग्य नहीं है, इसको लागू नहीं किया जा सकता है। और देखिए आप लोग, ये क्वेश्चन ये हो जाएगा आप लोगों का बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, कब किया गया था। तो इसमें देखिए 17वें संविधान संशोधन द्वारा, 24वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा या फिर 44वें संशोधन द्वारा। तो ये हुआ 42वें संशोधन के द्वारा। अब क्वेश्चन नंबर 18, समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया, किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया दोस्तों। तो अब तक आप लोगों को ये रट जाना चाहिए कि समाजवादी जो है ये जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये कब पूछा गया है, ये देखिए, ये प्रश्न पूछा गया था उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री 2007 में पूछा गया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया। तो समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा लाया गया, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 32वां, ऑप्शन ए क्या दिया है 32वां,
ऑप्शन बी 42वां, ऑप्शन सी 44वां और ऑप्शन डी है 74वां। तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये समाजवादी शब्द जोड़ा गया। और सिर्फ समाजवादी ही नहीं, समाजवादी था और पंथ निरपेक्ष, ये देखिए पंथ निरपेक्ष था और अखंडता। ये समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता किस अमेंडमेंट के माध्यम से? 42 अमेंडमेंट, 42 अमेंडमेंट के माध्यम से इसको जोड़ा गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो कौन कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे? तो यहाँ पे देखिए ये तीनों आपके जोड़े गए थे 1976 में, तो ये 1949 में नहीं थे। कौन कौन? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और ये अखंडता जो है 1 2 3, ये 3 उस समय में नहीं थे। 1976 में ये आए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रश्न का प्रारूप समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। वही प्रश्न बार बार घुमा फिरा के किसी न किसी रूप में पूछ रहा है। तो ये हो गया आप लोगों का 42। 21 क्वेश्चन है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है? देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22, आज इतना 22 तक हम लोग रहने देते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगले लेक्चर में करेंगे कल हम लोग सॉल्व। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। तो क्या सुनिश्चित करना है? पहला, सामाजिक आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता और व्यक्ति की प्रतिष्ठा। व्यक्ति की प्रतिष्ठा, तो ये सभी प्रस्तावना में समाहित हैं। ये सभी प्रस्तावना में ये बिंदु हैं। तो ये सभी सत्य हैं 1 2 3 4, तो ये सही हो जाएगा। आप लोगों को ये कंठस्थ करना पड़ेगा। कल आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, प्रस्तावना को, बहुत जरूरी है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स। और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो हम डालें तो आप लोगों के मोबाइल या लैपटॉप के स्क्रीन पे उसकी नोटिफिकेशन आती रहे, आप लोगों को पता चल जाए कि आगे कौन सी वीडियो। और अपने फ्रेंड्स में जो भी आप लोगों का ग्रुप हो स्टडी से संबंधित, उसमें आप लोग शेयर करिए और खुद भी लाभ उठाइए, दूसरों को भी इससे लाभान्वित होने का मौका दीजिए। तो रखते हैं दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद।